मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी की राहुल और खरगे से मुलाकात की, राहुल गांधी के गुजरात दौरे से बीजेपी की बड़ी मुश्किलों की, देखेंगे वक्फ बिल पर क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी सरकारें, क्यों फिर विपक्षी नेताओं के घर पहुंची ईडी, जानेंगे मोदी सरकार की नीतियों पर क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी चेतावनी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे भाषा विवाद में आए नए मोड़ को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मौसम विभाग ने जारी किया मॉनसून अपडेट, किसानों के लिए अच्छी खबर, सामान्य से बेहतर मॉनसून, 105% बारिश की उम्मीद, अल नीनो का असर नहीं। सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट को 20 दिन में दूसरी बार हिदायत, कहा गैर जरूरी टिप्पणी से बचे, हाईकोर्ट बोला था लड़की खुद शोषण की जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार, कहा हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हुआ तो लाइसेंस रद्द, सभी राज्यों को नवजात तस्करी के मामले में 6 महीने में निपटाने के दिए आदेश। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1578 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 76,734 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 500 अंकों की बढ़त के साथ 23,328 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात बिहार चुनाव को लेकर हुई है। बैठक से बाहर निकलते समय तेजस्वी का चेहरा बता रहा था कि सब कुछ सेट हो गया है, बस ऐलान बाकी है। खड़गे ने भी साफ कर दिया कि बिहार में अब एनडीए की सरकार जाने वाली है। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के चलते दिल्ली में महागठबंधन की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की, जिसमें बिहार विधानसभा में सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर चर्चा हुई। और अब खबर है कि मामला तय भी हो गया है, क्योंकि दिल्ली में हुई बैठक में सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के ही नेता शामिल हुए थे। अब 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बैठक होगी, जिसमें तीनों वाम दल भी शामिल होंगे और इसी बैठक में सीट बंटवारे पर मोहर लगा दी जाएगी। आरजेडी की तरफ से खबर आ रही है कि इस बार भी वो 140 से 145 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बची हुई सीटें गठबंधन सहयोगियों के बीच बांटी जाएगी। पटना में होने वाली बैठक में सीएम फेस पर भी मोहर लगाई जा सकती है। खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी साफ कर दिया कि जल्दी ही इस मामले पर फैसला हो जाएगा। सीएम फेस किसे बनाया गया है, इसकी जानकारी भी जल्दी सामने आ जाएगी। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। आने वाले चुनाव में भाजपा और उसके अवसरवादी ठगबंधन से बिहार को मुक्ति मिलेगी। एक तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बनती दिख रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए में घमासान मचा हुआ है। जेडीयू ने सीएम पद को लेकर बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है, तो बीजेपी इस मामले को लगातार टालने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही सीट बंटवारे को लेकर भी एनडीए में पेच फंसना तय है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस महीने जहां महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, तो वहीं एनडीए में इसे लेकर टूट भी हो सकती है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस और आरजेडी एकजुट रूप से आगे बढ़ती नजर आ रही है, तो गुजरात चुनाव के लिए भी कांग्रेस अभी से एक्टिव हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसी सिलसिले में अब एक बार फिर वो गुजरात पहुंच गए। कांग्रेस की ये सक्रियता अब बीजेपी पर भारी भी पड़ने लगी है, पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तो कैसे राहुल ने बढ़ाई बीजेपी की परेशानी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अभी से मिशन गुजरात में जुट गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के घर में बीजेपी को हराने की बात कही थी और अब वो उसे मुमकिन बनाने की राह पर निकल गए हैं। पिछले 6 दिनों में दूसरी बार राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं। उनके इस दौरे का उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है, जिसके लिए राज्य की जिला इकाइयों को मजबूत करने के पार्टी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। 8-9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने पार्टी की आगे की रणनीतियों पर बात करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को संगठन की नींव बनाएं, शक्ति बनाएं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी की फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं और अब राहुल के इस 2 दिवसीय दौरे पर पार्टी के इन प्लान्स पर काम करने की योजना है। इस दौरान कांग्रेस सांसद स्थानीय नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। राहुल गांधी जिस तरह से गुजरात में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। पार्टी को 2027 के चुनाव में कड़ी चुनौती मिलने का डर अभी से सताने लगा है, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। राहुल के गुजरात पहुंचने से पहले ही बीजेपी में भगदड़ मच गई है। आदिवासी नेता और गुजरात के पूर्व विधायक महेश वसावा ने बीजेपी छोड़ने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल के नाम लिखे एक खुले पत्र में पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा
कि ये साफ है कि देश में संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, ईसाई, सिख और गरीब एक साथ चलेंगे और आरएसएस बीजेपी की विचारधारा को खत्म करने के लिए मिलकर लड़ेंगे। वसावा ने बीजेपी पर वही आरोप लगाए हैं जो कांग्रेस ने लगाए हैं। ऐसे में उनकी कांग्रेस में शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल एक बात तय है कि इस बार गुजरात में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। राहुल गांधी के लगातार हो रहे गुजरात दौरे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, तो वक्फ कानून को लेकर भी बीजेपी फंस गई है। देश भर में मचे बवाल के बीच अब मोदी सरकार इसे लेकर बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। मुस्लिम संगठनों के बढ़ते विरोध और बीजेपी सहयोगियों के दबाव के चलते अब खुद बीजेपी सरकारों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद बीजेपी बहुत उत्साहित नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी ज्यादा दिन ये खुशी नहीं मना पाई, क्योंकि इस मामले को बढ़ता देख बीजेपी की टेंशन अब काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि पहले केंद्र सरकार ने मामले में कैविएट दाखिल की और अब 7 डबल इंजन वाली सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई है। उससे पहले महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने आवेदन दाखिल कर नए कानून का समर्थन किया है। इन राज्यों ने कहा है कि नया कानून पारदर्शी, न्यायपूर्ण और व्यवहारिक है। कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए इन सभी राज्यों ने अपना पक्ष भी सुने जाने की मांग कोर्ट से की है। अब यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इन 7 राज्यों में सीएम बीजेपी का ही है। जिन राज्यों में सीएम बीजेपी के सहयोगी दल का है, वहां की सरकारों ने वक्फ कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं लगाई है। वक्फ के समर्थन में दायर याचिकाओं को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच इस पर रोक न लगा दे। इसी के चलते इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जिससे सुनवाई की प्रक्रिया को लंबे समय तक टाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी शासित राज्यों ने कहा कि ये व्यवस्था को सुधारने वाला और प्रक्रिया में स्पष्टता लाने वाला कानून है। इसमें वक्फ बोर्ड के अलावा सामान्य लोगों के भी हितों का ध्यान रखा गया है। ये कानून किसी से भेदभाव नहीं करता, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों से इस तरह की याचिकाएं लगने से चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि उसके सहयोगी अब इस कानून पर साथ खड़े नहीं हो रहे। यही वजह रही कि आंध्र प्रदेश, बिहार, इन राज्यों से याचिका नहीं लगाई गई। यही नहीं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है, उसके बाद से तो बीजेपी का डर और बढ़ गया है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। देखना होगा कि सुनवाई के दौरान क्या होता है। वक्फ कानून को लेकर विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार समुदाय विशेष को टारगेट कर रही है, तो सरकार के निशाने पर विपक्ष के नेता भी हैं। विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक बार फिर ईडी सक्रिय नजर आ रही है। इस बार ये चाबुक कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और राजस्थान के कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पर चला है, जिस पर इन नेताओं ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईडी ने 2008 के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। वाड्रा ने एजेंसी के पूछताछ के लिए भेजे गए समन को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान पहले भी उन्होंने ईडी के साथ घंटों बिताए हैं, हजारों पेज साझा किए हैं, लेकिन फिर भी एजेंसी उनके खिलाफ मामले उठा रही है। उन्होंने कहा कि मैं न किसी के दबाव में आने वाला हूं और न ही किसी से डरने वाला हूं। ईडी कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध है। जब भी मैं अल्पसंख्यकों के लिए बोलता हूं तो वो मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, हमें कुचलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने संसद में राहुल को भी रोकने की कोशिश की। ये एजेंसियों का दुरुपयोग है और एक राजनीतिक प्रतिशोध है। मैं पहले की तरह उनके साथ सहयोग करूंगा। वाड्रा ने आगे कहा कि लोग मुझे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि मैं राजनीति में शामिल हो जाऊं। जब मैं राजनीति में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करता हूं तो वो मुझे नीचे गिराने और वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पुराने मुद्दे उठाते हैं। वहीं इस बीच राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के जयपुर स्थित आवास पर भी 15 अप्रैल की सुबह ईडी की टीम ने छापा मारा। जयपुर में अपने आवास पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, आज वो जांच करने आए हैं, सर्च करने आए हैं, हम इनका सहयोग करेंगे। ईडी अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे, पर ध्यान रहे जिस दिन राहुल गांधी सत्ता में आएंगे उस दिन क्या होगा। यानी विपक्ष जो आरोप बीजेपी पर लगाता रहता है कि वो ईडी और तमाम एजेंसियों का विपक्षी दल और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करती है, वो दावे कहीं न कहीं इन कार्रवाइयों के चलते सही साबित होते हुए दिख रहे हैं।
मोदी सरकार पर अपने फायदे के लिए केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल के आरोप लगाए जाते हैं। वहीं संविधान के मुद्दे पर भी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। मोदी सरकार की तरफ से एक के बाद एक विधेयक लाए जा रहे हैं, जिनके जरिए संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं। और अब तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि सरकार संविधान में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने सवाल उठाए हैं और ये साफ कर दिया है कि ऐसी कोशिश कामयाब नहीं होगी। देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन ने मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को किसी भी तरह कमजोर किया गया तो जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने केशवानंद भारती मामले में संवैधानिक पीठ के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर संविधान की आत्मा में बदलाव हुआ तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। बता दें कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6 के मुकाबले 7 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा था कि संविधान की मूल भावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि संविधान में होने वाले संशोधन की न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने संविधान में संशोधन करने के संसद के व्यापक अधिकार को सीमित कर दिया था और ये भी साफ कर दिया था कि संसद से पास किसी भी बिल या संविधान संशोधन बिल, भले ही वो कानून ही क्यों ना बना दिया गया हो, उसकी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इसके साथ ही साथ उसे रद्द भी कर सकता है। इसी का जिक्र जस्टिस नरीमन ने अपनी किताब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी के विमोचन पर किया। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इस पुस्तक का उद्देश्य ये है कि ये सिद्धांत हमेशा के लिए है और कभी खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, और अगर किसी कारण कभी खत्म हो भी जाता है तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है, जिसके बाद जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं की आशंका पैदा हो सकती है। जस्टिस नरीमन का ये बयान काफी चर्चा में है, तो नजरें मायावती के फैसले पर भी बनी हुई है। बीएसपी चीफ ने पार्टी की बैठक बुला ली है। आकाश आनंद, जिन्हें मायावती ने 1 महीने पहले पार्टी से बाहर कर दिया था, लेकिन सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद 13 अप्रैल को उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीएसपी चीफ एक बार फिर आकाश को अपना सियासी वारिस घोषित करेंगी। देखिए ये रिपोर्ट। 13 अप्रैल को आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट कर मायावती से माफी मांगी। इसके कुछ ही घंटे बाद मायावती ने आकाश को माफ भी कर दिया, साथ ही पार्टी में भी जगह दे दी। अब आकाश की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके लिए मायावती ने पार्टी की बैठक लखनऊ के बीएसपी मुख्यालय में बुलाई है। इस बैठक में 300 के करीब नेता मौजूद हो सकते हैं। इस बैठक में मंडल और जिला इंचार्ज के साथ साथ सभी जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। बैठक में आकाश की वापसी के पीछे के कारणों के साथ ही उन्हें दी जाने वाली जिम्मेदारी पर चर्चा होने की संभावना है। दरअसल पिछले 10 सालों से बीएसपी का आधार तेजी से गिरा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगा दी गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर नर्म रुख अपनाने के चलते बीएसपी का सपोर्टर भी मायावती से नाराज है, जबकि आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ बेहद तीखे बयान देते रहे हैं और इसी के चलते उन पर बीएसपी चीफ ने पहले भी कार्रवाई की थी। और अब कहा यह जा रहा है कि बसपा के सिमटते आधार को बचाने के लिए आकाश आनंद की इसी खूबी का इस्तेमाल बसपा कर सकती है। फिलहाल अब सभी की नजरें 16 अप्रैल को होने वाली बीएसपी की बैठक पर टिकी हुई है। फिलहाल अब सभी की नजरें 16 अप्रैल को होने वाली बसपा की बैठक पर टिकी हुई हैं। वैसे मायावती एक बात तो साफ कर चुकी हैं कि अब वो आकाश को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। इसके अलावा उन्हें कोई दूसरी जिम्मेदारी जरूर दी जा सकती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे भाषा विवाद में आए नए मोड़ को। एनसीईआरटी ने इंग्लिश मीडियम की अपनी कई नई किताबों को रोमन लिपि में हिंदी नाम दे दिए हैं, जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। केरल के शिक्षा मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए एनसीईआरटी से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। तो क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। एनसीईआरटी ने अपनी इंग्लिश मीडियम की कई किताबों के हिंदी नाम रख दिए हैं, जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। ये किताबें भाषा विवाद के बीच आई हैं, जिसे लेकर शिक्षाविदों और भाषा विशेषज्ञों में बहस छिड़ गई है। एनसीईआरटी पर भड़के केरल के शिक्षा मंत्री ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। जानकारों का कहना है कि ये कदम गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। तमिलनाडु जैसे राज्य इसका पहले से ही विरोध कर चुके हैं। जैसे क्लास 6 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक को पहले हनीसकल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नया नाम पूर्वी है। पूर्वी हिंदी शब्द है जिसका अर्थ पूर्व दिशा है। इसी तरह कक्षा 1 और 2 की पाठ्य पुस्तकों को अब मृदंग और कक्षा 3 की किताबों को संतूर नाम दिया गया है। गणित की किताबों के लिए भी यही पैटर्न अपनाया गया है। कक्षा 6 की गणित की किताब, जो पहले अंग्रेजी में मैथमेटिक्स और हिंदी में गणित थी, अब दोनों भाषाओं में गणित प्रकाश के नाम से है। इस फैसले की केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवकुट्टी ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे गंभीर तर्कहीनता और भारत की भाषाई विविधता को कमजोर करने वाला कदम करार दिया। शिवकुट्टी ने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे अंग्रेजी शीर्षकों को मृदंगम और संतूर जैसे हिंदी शीर्षकों से बदलना अनुचित है।
ये बदलाव केरल की भाषाई विविधता को संरक्षित करने और क्षेत्रीय सांस्कृतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के खिलाफ है। अंग्रेजी शीर्षक छात्रों में संवेदनशीलता और समझ को बढ़ावा देता है। शिवकुट्टी ने कहा कि एनसीईआरटी का ये फैसला संघीय सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करता है। उन्होंने एनसीईआरटी से इस फैसले की समीक्षा कर इसे वापस लेने की मांग की और सभी राज्यों से ऐसे फैसलों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। फिलहाल इस मामले पर एनसीईआरटी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अब ये मामला कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन